नमस्कार। आज हम बात करेंगे कविराज भूषण, रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि और हमारे स्नातक द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित कवि हैं। उनके पदों का भावार्थ हमने पढ़ा। पढ़ने के बाद एक सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न हमारे सामने आता है कि कवि भूषण के पदों का काव्य सौंदर्य क्या है, कविराज भूषण के काव्य का सौंदर्य क्या है। पहला प्रश्न हमारे सामने आता है काव्य सौंदर्य। इसका कवि भूषण के पदों का सबसे पहले हमें काव्य सौंदर्य को जानने से पहले, समझने से पहले हमें समझना होगा कि काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आता क्या है। इसको हम विशेषता भी कहते हैं, हम इनको प्रवृत्तियाँ भी कहते हैं, हम इसको लक्षण भी कह देते हैं। यानी कि काव्य की जो सुंदरता बनती है वो प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं जिनको लेकर के काव्य लिखा गया, जिन प्रवृत्तियों का काव्य में महत्व बना है। तो काव्य सौंदर्य के अंतर्गत जब अध्ययन करते हैं तो दो पक्ष होते हैं, अनुभूति पक्ष और दूसरा है अभिव्यक्ति पक्ष। इसको भाव पक्ष भी कहते हैं और कला पक्ष, इसको कला पक्ष, ठीक है। यानी कि कवि भूषण के काव्य में भाव पक्ष का सौंदर्य क्या है, कला पक्ष का सौंदर्य क्या है। भाव पक्ष के अंतर्गत आता है वस्तु वर्णन, संवेदना, विषय, रस और गुण, इनको हम सम्मिलित करते हैं भाव पक्ष के अंतर्गत। और कला पक्ष में भाषा, शैली, अलंकार, छंद योजना, रीति आदि को हम कला पक्ष के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो इस दृष्टि से हम देखेंगे कि कवि भूषण का जो काव्य सौंदर्य है उसमें कौन कौन सी प्रवृत्तियां हमारे सामने निकल कर के आ रही हैं, जिससे कि भूषण जैसा वीर कवि है उसने रीति काल में अपना स्थान ग्रहण किया है। पहली जो प्रवृत्ति, सबसे प्रधान जो प्रवृत्ति है वो है रीति ग्रंथों का निर्माण, जो कि रीति काल की प्रधान प्रवृत्ति थी। इस दृष्टि से देखा जाए तो कविराज भूषण ने शिवराज भूषण नामक एक ग्रंथ लिखा जिसमें 385 पद हैं और इन 385 पदों में उन्होंने काव्यांग विवेचन के महत्वपूर्ण अलंकार की विवेचना की है। 105 अलंकार इसमें संकलित हैं, 100 अर्थालंकार हैं, 5 शब्दालंकार हैं। और पहले लक्षण दिया और लक्षण के बाद शिवाजी महाराज की शौर्य, पराक्रम, दानवीरता, युद्ध वीरता का चित्रण उसके अंतर्गत किया गया। तो इस दृष्टि से देखें तो पहली प्रवृत्ति निकल करके आती है। दूसरी है वीर रस की प्रधानता, वीर रस की प्रधानता, क्योंकि भूषण वीर रस के कवि थे, उनके काव्य में राष्ट्रीय भावना ओतप्रोत थी, इसलिए जो अंगी रस था वो वीर रस है। वीर रस के उत्साह का प्रभाव सर्वत्र काव्य में देखने को मिलता है। और वीर रस की चारों जो स्थितियां हैं, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर, सभी का चित्रण इसके अंतर्गत हुआ है। युद्धवीर के रूप में जब वो सेना को सजा करके चलते हैं तो खलबली मच जाती है, रेलम पेल मच जाती है, हाथियों के मद से नदी और नाले भर जाते हैं, इस प्रकार का चित्रण है। दानवीर के रूप में कहते हैं कि उनके दरवाजे पे जो भी आया वो खाली हाथ नहीं लौटता है। दयावीर के हिसाब से कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके राज्य में शरण ले लेता है उसकी सुरक्षा करना उनकी जिम्मेदारी थी। तो ये सारी जो प्रवृत्तियाँ वीर रस की थी वो इसमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अंगी रस भी इसमें मिलते हैं, जैसे विभत्स रस भी मिलता है, रौद्र रस भी मिलता है, करुण रस भी मिलता है, भयानक रस भी मिलता है, लेकिन प्रमुखता वीर रस की ही रही है। तीसरी प्रवृत्ति है राष्ट्रीय चेतना, क्योंकि भूषण है वो राष्ट्रीय कवि थे और राष्ट्रीय काव्य धारा में, हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा में और रीति काल में आचार्य भूषण का प्रमुख स्थान है। उन्होंने उस समय देश की राष्ट्रीय सुरक्षा करने वाले उन महान योद्धाओं को, महान नेताओं को, जननायकों को अपने काव्य का आधार बनाया,
जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं को मुंह तोड़ जवाब दिया और हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, ऐसे वीर शिवाजी महाराज के दरबार में वो कविता लिखते थे। अगली प्रवृत्ति निकल के आती है सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना। काव्य में समाज की स्थिति क्या है, समाज की वास्तविकता क्या है और हमारी जो संस्कृति है उसको किस प्रकार से नष्ट किया जा रहा है विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, उसका उन्हें बड़ा मलाल था और उस पर वो सीधा प्रहार किया उन्होंने अपने काव्य में, इसका जिक्र भी किया है। उसके बाद अगली प्रवृत्ति निकल के आती है प्रकृति चित्रण, यानी कि प्रकृति चित्रण में उनका मन अधिक नहीं रमा, केवल फूल और पेड़ों के नाम गिना करके ही उन्होंने पूर्ति कर ली, लेकिन फिर भी उनके काव्य में प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं प्रकृति का चित्रण जरूर हुआ है। प्रभावशाली न होकर के सामान्य चित्रण उनके काव्य में देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं कला भाषा शैली की। जब बात करें तो कविराज भूषण की भाषा ब्रज भाषा है, क्योंकि रीतिकाल के सभी कवियों ने ब्रज भाषा में लिखा और ब्रज भाषा में जिसमें कोमलकांतता थी, जिसमें स्निग्धता थी, जिसमें माधुर्य था, जिसमें सुकुमारता थी, जिसमें संगीतात्मकता थी, जो इन सभी गुणों के कारण जानी जाती थी, उस सुकुमार ब्रज भाषा में कविराज भूषण एक ऐसे कवि हुए जिन्होंने ओज भावों को अभिव्यक्त करने और उत्साह के भाव को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त की। ओज गुण से युक्त जो शब्द विधान था, जो वर्ण विधान था, उसका प्रयोग करके उन्होंने काव्य रचना की, जिसमें न केवल वो सफल हुए, पूर्ण रूप से प्रभावित भी उन्होंने किया है। चाहे वो द्वित्व वर्ण से निर्मित शब्दों की बात हो, चाहे संयुक्त अक्षर से निर्मित वर्णों की बात हो, चाहे टे ठे डे ढेण जो मूर्धन्य वर्ण, जो ओज गुण के प्रधान वर्ण माने जाते हैं, उनमें चित्रण की बात हो, सभी का प्रयोग उनके काव्य में देखने को मिलता है। इसके अलावा उन्होंने अरबी, फारसी, तत्सम, तद्भव सभी का शब्दों का प्रयोग भी उन्होंने किया है। उसके बाद हम बात करते हैं उनकी अलंकार योजना की। अलंकार योजना पर बात करें तो चूँकि अलंकारवादी आचार्य के रूप में उनको स्वीकार किया जाता है और उन्होंने अपने काव्य में 105 अलंकारों की चर्चा भी की है। तो इन्हीं में से कुछ अलंकार जो महत्वपूर्ण अलंकार हैं, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, यमक है, श्लेष है, ये सारे जो अलंकार, विभिन्न जो महत्वपूर्ण अलंकार थे, उनका चित्रण बखूबी इन्होंने किया है। और यमक अलंकार के उदाहरण तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे 3 बेर खाती थे वे 3 बेर खाती है, बार बार यमक अलंकार का प्रयोग इन्होंने किया। इसलिए अलंकार योजना की दृष्टि से भी इनके काव्य में विविधता देखने को मिलती है। साथ ही अलंकार प्रयोग में सप्रयास न होकर के इन्होंने अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से भाव के अनुगामिनी रूप से किया है। उसके बाद हम बात करते हैं छंद योजना की। छंदों की दृष्टि से ज़्यादा वैविध्य देखने को नहीं मिलता है, लेकिन प्रमुख रूप से इन्होंने मनहरण कवित्व, छप्पे छंद, सवैया, हरिगीतिका, दोहा आदि छंदों का प्रयोग किया। क्योंकि जहाँ युद्ध का वर्णन होता है, योद्धाओं के पराक्रम का वर्णन होता है, वहाँ पर मनहरण कवित्व छंद और छप्पे छंद ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। इसलिए अधिकतम इन्होंने मनहरण कवित्व में ही अपनी रचनाएँ की। मनहरण कवित्व एक वर्णिक छंद होता है जिसमें 31 वर्ण होते हैं, 16 और 15 पर यति लगती है, ज़्यादा करें तो 8, 8, 8 और 7 पे यति लगती है। इसी प्रकार से जो छप्पे छंद है वो 2 छंदों से मिलकर बनता है, रोला और उल्लाला। प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं, अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। इसलिए कुल मिलाकर के इन्होंने अपने काव्य में 8 छंदों का प्रयोग किया है। बात करें रीति की तो गौड़ी रीति का प्रयोग इनके काव्य में मिलता है, क्योंकि जो रीति है वो सीधी गुणों से संबंधित होती है। ओज गुण युक्त रचना इनके काव्य रचनाएं मिलती हैं, इसलिए ओज गुण युक्त रचनाएं होने के कारण गौड़ी रीति इनके काव्य में प्रमुख रूप से मिलती है। इस प्रकार से समग्र दृष्टि से देखें तो जो आचार्य भूषण हैं उनका काव्य बड़ा प्रभावशाली है, महत्वपूर्ण है और राष्ट्रीय चेतना की दृष्टि से तो इस प्रकार का उत्कृष्ट काव्य है जिसके कोई समानता स्थापित नहीं कर पाता है। कुछ आलोचकों ने ये जरूर कहा कि ये जातीय कवि थी, संकुचित दायरा था इनका, लेकिन तत्कालीन जो परिस्थितियां थी, समसामयिक युगीन संदर्भों में अगर देखा जाए तो
तो वो एक श्रेष्ठ राष्ट्र कवि के रूप में स्थापित थे। उन विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ लड़ रहे थे, न कि किसी धर्म और संप्रदाय के जो यहाँ आकर के हमारी यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट कर रहे थे, हमारे जो सांस्कृतिक जो गढ़ थे उनको ध्वस्त कर रहे थे। उनके खिलाफ इन्होंने बिगुल बजाया, संपूर्ण जनता में उत्साह का संचार किया, इसलिए एक राष्ट्रवादी कवि के रूप में इनको माना जाता है। इन्होंने ऐसे जननायकों के गीत गाए, ऐसे जननायकों को अपना आश्रय दाता बनाया जो इतिहास प्रसिद्ध है। इनके जो वर्णन है वो न केवल दिखावा है, ये अतिशयोक्ति है, उनके चरित्र के अनुसार स्वाभाविक चित्रण के काव्य में देखने को मिलता है। इसलिए चाहे राष्ट्रीय चेतना हो, चाहे सांस्कृतिक चेतना हो, चाहे वीर रस की प्रधानता हो, प्रकृति का चित्रण हो, ब्रजभाषा का प्रभाव हो, छंद की विविधता हो, अलंकार योजना में स्वाभाविकता हो, ये सारी चीज़ें अगर समग्र रूप से देखें तो आचार्य भूषण का जो काव्य है वो सुंदर बन पड़ा है। उनका काव्य सौंदर्य उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।